नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एमपी पुलिस कांस्टेबल में नदियों से भर भर के प्रश्न आ रहे हैं। कोई सी भी शिफ्ट हो 2 से 3 और 3 से 4 प्रश्न तक नदियों से पूछ ले रहा है। तो जिन भाइयों का एग्जाम हो गया तो उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, अब वो अगले ही एग्जाम की तैयारी करें, अच्छे मार्क्स आए तो अपने फिजिकल की तैयारी करें। लेकिन जिन भाइयों का भी एग्जाम है तो उनके लिए एक क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी क्लास मतलब कि एक बार अगर नदियों को पढ़ जाओ तो 2 से 3 प्लस क्वेश्चन कर दोगे। चलिए बात करते हैं। देखिए पूछ ले तुमसे कि सिंधु नदी सबसे पहले नदियां हैं तो महत्वपूर्ण नदियां हैं जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और बनते रहेंगे, क्योंकि मिनिमम अभी जितनी शिफ्टों में पेपर हो चुका उन हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो चलिए बात करते हैं। पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम सबसे पहले उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी बोकरचू मानसरोवर झील के पास से हुआ है। ठीक है, याद रखना सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ तो कैलाश पर्वत श्रेणी बोकरचू मानसरोवर झील के पास से हुआ है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती और बात करें कहाँ पर जगह है, कैलाश पर्वत श्रेणी से बोकरचू मानसरोवर झील से उद्गम हुआ है, उसके पास से। भारत में दमचौक से प्रवेश करती। दमचौक कहाँ पर पड़ता तो लेह लद्दाख में पड़ता, याद रखना लेह में पड़ता है स्पेशल। भारत में सिंधु नदी दमचौक से प्रवेश करती। सिंधु नदी की लंबाई कल पूछी गई थी, कुल कितनी लंबाई है तो 2900 किलोमीटर की लंबाई है, याद रखना। भारत में दमचौक से प्रवेश करती, कुल लंबाई कितनी है तो 2900 किलोमीटर की कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदियां की बात करूं तो पंचनद कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों इसकी सहायक नदियां हैं। काबुल, जास्कर और ये भी इसकी 2 सहायक नदियां हैं। तो पंचनद में कौन कौन सी आ जाएंगी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों इसकी सहायक नदियां हैं। और काबुल, जास्कर ये भी इसकी सहायक नदियां हैं सिंधु की। ठीक है, याद रखना। तो कुल लंबाई 2900 किलोमीटर, सहायक नदियां पंचनद, काबुल, जास्कर, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। बात करें झेलम की तो झेलम का उद्गम बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से हुआ है। अगर तुमसे पूछ ले कोई भी झील हो और जिसके अंत में नाग लगा, क्या नाग, कोई भी झील हो और उसके अंत में यदि नाग लगा नाग, तो वो जम्मू कश्मीर की झील है, ध्यान रखना। कहाँ की है वो, जम्मू कश्मीर की झील है। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर से निकली। पाकिस्तान में किससे मिल जाती तो पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है, बुलर झील से होती हुई जाती है, बुलर झील से होती हुई जाती है। और पाकिस्तान में किस नदी से मिल जाती है, झेलम, तो चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक, जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बह रही कौन सी नदी बह रही तो झेलम नदी। पूछ लेगा तुमसे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्माण कौन सी नदी करती तो झेलम नदी करती। मंगला डैम, तुलबुल और उरी परियोजनाएं किस नदी पर है तो झेलम नदी पर है और इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। दोबारा देखिएगा, उद्गम बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से हुआ, पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है, बुलर झील से होते हुए जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत पाकिस्तान सीमा पर बह रही है। और मंगला डैम, तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर है, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। आगे बात करें चिनाब नदी तो चिनाब नदी का उद्गम बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकली। कहाँ से निकली, चिनाब नदी बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकली। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की पूछने सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत पूछ रहा, मैं आपको बताऊंगा कितने प्रश्न पूछ चुका है ऐसे। हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। और सलाल, दुलस्ती, बगलेहार परियोजनाएं चिनाब नदी पर है। कौन कौन सी, सलाल, दुलस्ती, बगलेहार परियोजनाएं चिनाब नदी पर है। इसकी लंबाई की बात करें तो 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए एक ही क्लास में एक जगह पूरा बिल्कुल इम्पोर्टेंट कंटेंट मिल रहा है, आपको ध्यान रखना, पढ़ के जरूर जाए आप। लंबाई 960 किलोमीटर है चिनाब नदी की। रावी की बात करें तो रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से हुआ है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से। रावी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से हुआ है। यह चिनाब से मिल जाती है पाकिस्तान में। रावी नदी भी किससे मिलती, चिनाब से। चमेरा, थीन, शाहपुर, कंडी परियोजना किस पर है तो ये सब रावी नदी पर है। चमेरा, थीन, शाहपुर, कंडी परियोजना जो कौन सी नदी पर है तो रावी नदी पर है। रावी नदी की लंबाई की बात करें
तो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो 4 राज्यों में बह रही है। ए भी प्रश्न बन रहे हैं, कितने राज्यों में बह रही, तो 4 राज्यों से बह रही है। ब्यास की बात करें तो ब्यास नदी का उद्गम ब्यासकुंड से हुआ है। ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से हरि के बैराज स्थान पर सतलुज से मिलती है। कौन से स्थान पर, हरि के बैराज स्थान पर सतलुज से मिलती है। और हरि के बैराज से स्थान पर ही भारत की सबसे बड़ी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ है। पूछ ले कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में पानी जाता है। और इसकी कहाँ से निकली, तो हरि के बैराज स्थान से ही निकली है। ब्यास नदी उद्गम ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से हरि के बैराज स्थान पर सतलुज से मिलती है। और इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरि के बैराज से ही हुआ है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी का उद्गम राकासताल झील तिब्बत से हुआ है। सिल्कला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, सतलुज नदी भारत में कहां से प्रवेश करती, तो सिल्कला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। स्पीति इसकी सहायक नदी है, किसकी, सतलुज की। स्पीति इसकी सहायक नदी है और इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है और 4 राज्यों से होकर बह रही है। ठीक है, एक बार और ध्यान रखिएगा, स्पीति इसकी सहायक नदी है, लंबाई 1450 किलोमीटर है और 4 राज्यों से बह रही है। देखो, अगर तुमसे पूछ ले कि झेलम नदी को वेदों में किस नाम से जानते, तो झेलम नदी को वेदों में वितस्ता के नाम से जानते। ठीक है, चिनाब नदी को वेदों में किस नाम से जानते, तो अस्कनी के नाम से जानते। किस नाम से, चिनाब को अस्कनी के। रावी को वेदों में किस नाम से जानते, तो पुरुषनी या ईरावती के नाम से जानते। पुरुषनी या ईरावती के नाम से। व्यास को वेदों में किस नाम से जानते, तो विपाशा के नाम से जानते। और सतलुज को वेदों में किस नाम से जानते, तो शतद्री के नाम से जानते। 5 और पॉइंट आप नोट कर लेना अपने बुक में। झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्कनी, रावी को पुरुषनी या ईरावती, व्यास को विपाशा और सतलुज को शतद्री। इन 5 नदियों को वेदों में इस नाम से जानते हैं। और मैं यहाँ पर लिख दे रहा, आप ध्यान रख लेना। सबसे पहले क्या है, झेलम, तो झेलम को किस नाम से जानते, वितस्ता। ध्यान रखना, किस नाम से, झेलम को वितस्ता के नाम से जानते। चिनाब, चिनाब को किस नाम से जानते, तो चिनाब को अस्कनी के नाम से जानते। इसके बाद रावी, रावी को पुरुषनी या ईरावती, पुरुषनी या फिर ईरावती के नाम से जानते। इसके बाद व्यास, व्यास को किस नाम से जानते वेदों में, तो विपाशा के नाम से जानते। और सतलुज को किस नाम से जानते वेदों में, तो शतद्री के नाम से। ये भी नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ से ही प्रश्न बनता है। वितस्ता, अस्कनी, पुरुषनी या ईरावती, विपाशा और शतद्री। आगे बात करते हैं। देखिए, आगे तुमसे पूछ ले गंगा, तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तराखंड से होता है। कहाँ से, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तराखंड से होता है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। 5 राज्यों से बह रही है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। पूछ ले गंगा नदी कितने राज्यों से बह रही, तो 5 राज्यों से। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तराखंड से होता है। जहां से निकलती है वहां भागीरथी के नाम से निकलती है। किस नाम से, तो भागीरथी के नाम से निकलती है। आगे बात करें इसकी सहायक नदियां, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, कर्मनाशा, टॉन्स। कौन कौन सी है, तो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, यमुना है, सोन है, कर्मनाशा, टॉन्स है। ठीक है, गोमती की बात करें तो जो लखनऊ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वो गोमती नदी के किनारे बसा है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा, वो तुमसे पूछ रही, तो वो कानपुर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा, तो कानपुर है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा, तो गोमती नदी से। गोमती नदी कहाँ से निकलती, तो फुल्लर झील से निकलती। ध्यान रखना, तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा और गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती। और गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन, कर्मनाशा, टॉन्स। एकमात्र बांध है गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में, फरक्का बांध। पूछ ले, फरक्का बांध कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। भागीरथी के नाम से गोमुख से जैसे निकलती है, भागीरथी के नाम से निकलती है। मोहाना कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में इसका मोहाना है। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र से मिलकर, ब्रह्मपुत्र से पहले मिल जाएगी, फिर दोनों बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। इसके बाद बात करें यमुना की, तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ उत्तराखंड से होता है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ उत्तराखंड से होता है। 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 3 राज्यों में बह रही है।
1375 किलोमीटर लंबाई है, 3 राज्यों में बह रही है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। पूछ ले गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना है, ठीक है, याद रखना। और यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिंडन, कुटा, ये कौन कौन, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिंडन, कुटा। जो सिंध है वो सिंधु है, अलग अलग है, ध्यान रखना। आगे बात करें आगरा, दिल्ली, मथुरा, पानीपत, सोनीपत, हमारा हरियाणा के सब यमुना नदी के किनारे बसे। कौन कौन, आगरा, दिल्ली, मथुरा, पानीपत, सोनीपत, ये सब किस नदी के किनारे बसे तो यमुना नदी के किनारे बसे हैं। प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है कौन सी, यमुना, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। आगे बात करें ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमा युंगडोंग ग्लेशियर तिब्बत से होता है। तो चेमा युंगडोंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के निकट में है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमा युंगडोंग ग्लेशियर तिब्बत से होता है। नामचा बरवा से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तिब्बत से निकलती है, भारत में कहां से प्रवेश करेगी तो अरुणाचल प्रदेश का जो नामचा बरवा है, नामचा बरवा वहां से भारत में प्रवेश करती है। इसका मुहाना कहां पर है तो बंगाल की खाड़ी में है, ध्यान रखना। सहायक नदियां कौन कौन सी है, लोहित, दिबांग, कपली, मानस, तिस्ता और गंगा, ध्यान रखना। सहायक नदियां कौन कौन सी है, लोहित, दिबांग, कपली, मानस, तिस्ता और गंगा। गंगा भी इसी की सहायक नदियां है। बांग्लादेश में पहले गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलेगी, इसके बाद जब दोनों एक संयुक्त जलधारा बनाएंगी उस जलधारा का नाम दिया जाता है मेघना, और मेघना के नाम से जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और दोनों ही वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा। कौन कौन सी नदी तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, कौन से, सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण, ठीक है, याद रखना। लोहित मोस्ट इंपोर्टेंट है। तिस्ता पूछ लेता है, तिस्ता जल विवाद किन दो देशों के बीच में है, तिस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में, ध्यान रखना। आगे बात करें नर्मदा, तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कैसे कहते हैं तो नर्मदा नदी को कहते हैं, और नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहते हैं, ये भी याद रखना। इसलिए एमपी के पेपर में ज्यादातर नदियां पूछी जा रही। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की चोटी मैकाले की श्रेणी मध्य प्रदेश से हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ, अमरकंटक की चोटी मैकाले की श्रेणी मध्य प्रदेश से हुआ है। मुहाना अरब सागर कहां पर गिरती, अरब सागर में। इसकी सहायक नदी है तवा और वरना। तवा और वरना किसकी सहायक नदियां हैं तो नर्मदा की सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है नर्मदा की, और 3 राज्यों में बह रही है। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में। सरदार सरोवर बांध और ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध और ओंकारेश्वर बांध कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। बेतवा की बात करें तो बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिला मध्य प्रदेश के कुमार गांव से हुआ है। बहुत डीपली अगर पूछ ले तो बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिला मध्य प्रदेश के कुमार गांव से हुआ है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है, 2 राज्यों से बह रही है, यमुना की सहायक नदी है। और यमुना में कहा मिल जाती है तो हमीरपुर में बेतवा नदी यमुना से मिल जाती है, ध्यान रखना। हमीरपुर में यमुना से बेतवा नदी मिल जाती है। मालवा की बात करें तो मालवा का उद्गम मालवा पठार के जानापाव की पहाड़ी मऊ से हुआ है। कहां से, मालवा पठार के जानापाव की पहाड़ी मऊ से इसका उद्गम हुआ है। लंबाई 960 किलोमीटर है, और इटावा में यमुना से कौन मिल जाती, मालवा। मालवा नदी है वो इटावा में यमुना से मिल जाती है, ये भी याद रखना। आगे बात करते हैं, देखिए आगे तुमसे पूछ ले गोदावरी, तो गोदावरी का उद्गम त्रियंगक की पहाड़ी नासिक से होता है, नासिक महाराष्ट्र से होता है। ध्यान रखना गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनसे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं अभी लगातार पेपर में। देखिए तो दोबारा मैं बता दूंगा आपको कि गोदावरी का उद्गम त्रियंगक की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णी, वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा। इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर लंबाई पूछ ली गई, और कितने राज्यों से बहती, 4 राज्यों से पूछ लिया गया। याद रखना 2 से 3 बार पूछ लिया गया। तो गोदावरी का उद्गम त्रियंगक की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से होता है। पूर्णी, वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा सहायक नदियां हैं। लंबाई 1465 किलोमीटर है, और राज्य 4 राज्यों से बह रही है। कृष्णा नदी की बात करें तो उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है, 1400 किलोमीटर लंबाई है, 4 राज्यों से बह रही, ये भी पूछ लिया गया, ध्यान रखना। सहायक नदियों की बात करें कृष्णा की तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा,
ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो मूसी है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा? तो मूसी नदी के किनारे बसा। कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो तुंगभद्रा है। कौन सी? कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, ये भी याद रखना। और आंध्र प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है बहुधा नाम से। पूछ ले कौन सी? तुंगभद्रा और कृष्णा आंध्र प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती। पहला डेल्टा कौन कौन बना रही थी मैंने आपको बताया? ब्रह्मपुत्र और गंगा। कहां पर? पश्चिम बंगाल सुंदरवन के नाम से। और दूसरा सबसे बड़ा कृष्णा और तुंगभद्रा कहां पर? आंध्र प्रदेश में बहुधा के नाम से। ध्यान रखना, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा और तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे बात करें कावेरी की, तो कावेरी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से हुआ है। कहां से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से इसका उद्गम हुआ है। लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर में ये बह रही है और 2 राज्यों से बह रही। ये तीनों के राज्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लिए गए। यदि आप प्रीवियस अभी एनालिसिस देख रहे होगे तो आपको जानकारी होगी कि इस क्लास का क्या महत्व है। जिन भाइयों का एग्जाम उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कम समय में इतना खतरनाक कंटेंट, वो कंटेंट चुनिंदा कंटेंट मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो 800 किलोमीटर लंबाई है और राज्य 2 राज्यों से बह रहे। महानदी का उद्गम की बात करें तो सिहावा श्रेणी से निकल रही। महानदी कहां से निकलती? सिहावा श्रेणी से। दामोदर नदी के उद्गम की बात करें तो छोटा नागपुर पठार पलामू जिला से निकलती है। कहां से? छोटा नागपुर के पठार पलामू जिला से निकलती है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। किसकी? दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, रिफ्ट घाटी में बहती है। पूछ ले, दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती है और प्रदूषित नदी है क्योंकि कोयले के भंडार के लिए पाया जाता है, तो कोयले का भंडार पाया जाता है, तो प्रदूषित नदी है और रिफ्ट घाटी में बहती है। आगे बात करें, अगर तुमसे पूछ ले, अब यहाँ से जो इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे गए इनको याद रखना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे गए जिनसे बार बार पेपर में पूछा जा रहा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अच्छे से सुनना, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, और पूछे भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी तो कृष्णा है। ध्यान रखना। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो वो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत को कहलाता जो पानी से 3 ओर से घिरा रहता। तो पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो वो गोदावरी है, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। मिक्स हो जाएगा, नोट कर लेना, और प्रश्न यहाँ से बन रहा है, इसलिए ध्यान रखना। आगे पूछे, असम का शोक ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। शोक का मतलब होता है दुख, और ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध रहती, इसलिए असम का शोक ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते, उड़ीसा का शोक महानदी को कहते, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते। ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी। दोनों प्रश्न अलग है, दोनों पूछ लिए गए, ढंग से सुनना। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी, दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी। देखो कावेरी में का है तो यहाँ पर भी की आ जाएगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी और दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी। ध्यान रखना, दक्षिण की कोयल के नाम से महानदी को जानते, और वृद्ध या बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी को जानते। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे भारत की तो वो यमुना है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। ठीक है, बिहार खड्डों में बहती चंबल। पूछे कि बिहार खड्डों का निर्माण कौन सी नदी करती? तो चंबल नदी करती। लौटते हुए मानसून से फायदा किस नदी को होता? तो कावेरी नदी को होता। लौटते हुए मानसून से फायदा कावेरी नदी को। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते? तो पद्मा के नाम से जानते। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते? तो जमुना के नाम से जानते। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते, और ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते, और ब्रह्मपुत्र को असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते। पूछ लेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से कहाँ जाना जाता? तो असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता, क्योंकि बांग्लादेश में तो जमुना के नाम से, और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से। जब असम में प्रवेश करती तब उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और असम में ही एक द्वीप है माजुली द्वीप। पूछ लेगा माजुली द्वीप कहाँ पर है? तो माजुली द्वीप असम में है।
ध्यान रखना, ये भी प्रश्न बन रहा है, मालदीव असम में। और एक दो प्रश्न और सुनिए, अगर तुमसे पूछे, कल पूछे गए कि एस आकार का महासागर कौन सा है, तो वो है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। एस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। गोलाकार आकार का महासागर कौन सा है, तो वो है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। गोलाकार आकार में पूछ ले तो प्रशांत महासागर। और त्रिभुजाकार आकार का कौन सा महासागर है, तो वो है हिंद महासागर। ध्यान रखना, ठीक है। त्रिभुजाकार में कौन सा है, तो हिंद महासागर है। ये तीनों बात और याद रखना, ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं। गोलाकार का तो प्रशांत महासागर, त्रिभुजाकार हिंद महासागर, और एस आकार में तो अटलांटिक महासागर, मालदीव असम में। ये आपकी क्लास थी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बहुत मेहनत से बनाई गई क्लास है, क्योंकि काफी कंटेंट इकट्ठा किया, इंपोर्टेंट पॉइंट पेपर की दृष्टि से एमपी कांस्टेबल स्पेशल के लिए। जिन भाइयों का अभी एग्जाम है उनके लिए ये क्लास जरूर शेयर कर दें। औरों की तुलना में 100% 2 से 3% यहाँ से फंसने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है। बार बार नहीं कहेंगे कि यूट्यूब की दुनिया में अभी हम नए हैं। ठीक है, धन्यवाद।